हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन डिजिटल। और उड़ान के इस जेईई मेंस पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट में के पार्ट 1 में हम लोग आज ये देखेंगे कि एनालिसिस करेंगे पहले तो चैप्टर की, कि चैप्टर में कौन कौन से तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, क्या और कोई तरीका है, वैल्यू पुटिंग या ऑप्शन एलिमिनेशन या कोई ऐसी ट्रिक जिससे जल्दी हम सॉल्व कर लें, क्योंकि क्वेश्चन तो इसका आना ही आना है और सबसे कम एफर्ट के साथ इसमें नंबर मिलते हैं। मैथ्स में नंबर अगर स्कोर करना है तो डिटरमिनेंट का क्वेश्चन करना ही करना है। और आज हम लोग देखेंगे कि कितने आसान से क्वेश्चंस डिटरमिनेंट में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग डिटरमिनेंट चैप्टर का एनालिसिस करते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन डिटरमिनेंट में पूछे जाते हैं। सबसे पहले डिटरमिनेंट में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वैल्यू और एक्सपेंशन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वैल्यू और एक्सपेंशन ऑफ द डिटरमिनेंट की बात होती है। इसमें एक्सपेंशन में कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री लग जाती है, कभी कभी जीपी लग जाती है और कभी कभी एल्जेब्रिक फंक्शन एक्सप्रेशन बन जाता है। तो हम ये तीन पार्ट को ब्रेक करके अलग अलग पढ़ेंगे। जहां ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होगी वहां ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू वैल्यूएशन निकालेंगे, जहां जीपी लग रहा होगा वहां जीपी के थ्रू, जहां एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लग रहा होगा वहां एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लगाएंगे। इसके बाद आती है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल के बाद प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्रैमर्स रूल में जो पहला पार्ट होता है उसमें व्हेन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट, जब इनकंसिस्टेंट होती है लीनियर इक्वेशन तब कैसे सॉल्व करेंगे, जब लीनियर इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है तब कैसे सॉल्व करेंगे, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है तब कैसे सॉल्व करेंगे, और क्रैमर्स रूल का लास्ट पार्ट जिसमें होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। अब देख लेते हैं ये कितने परसेंटेज वाइज पूछे गए हैं। जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द डिटरमिनेंट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री है वो 10.87% पूछा गया है। जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इंक्लूडिंग जीपी है वो 2.17% पूछा गया है। जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट एल्जेब्रिक फंक्शन या एल्जेब्रिक ऑपरेशंस के साथ आ रही है वो 9.78% पूछा गया है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्रैमर्स रूल व्हेन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, इसके 19.57% पूछे गए। क्वेश्चन देखो, क्रैमर्स रूल जब लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, इसके 8.70% पूछे गए हैं क्वेश्चन। और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्रैमर्स रूल विच हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन के नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो 32.61%, 32.61%, सबसे ज्यादा इसी के ही क्वेश्चन पूछे गए। और होमोजीनियस एक्सप्रेशन, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्रैमर्स रूल पार्ट 2, इसके 16.30% क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर क्रैमर्स रूल हमारा ठीक से प्रिपेयर है, उसमें भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन और होमोजीनियस एक्सप्रेशन, तो लगभग 50% से ज्यादा तो हम लोग इसी में ही कवर कर लेते हैं। अदरवाइज वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट में 9, 2, 11 और 21% केवल वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट के क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग आज क्या पढ़ेंगे पार्ट 1 में। तो पार्ट 1 जो आज की क्लास है उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द डिटरमिनेंट इंक्लूडिंग ट्रिग्नोमेट्री, इंक्लूडिंग जीपी, इंक्लूडिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और क्रैमर्स रूल पार्ट 1 का वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसमें इनकंसिस्टेंट हो यानी नो सॉल्यूशन हो और यूनिक सॉल्यूशन हो। आज हम ये 2 पार्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम रेस्ट 2 पार्ट पढ़ेंगे जिसमें लीनियर इक्वेशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखती हो और होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो। राइट, आगे बढ़ते हैं।
प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द डिटरमिनेंट इंक्लूडिंग ट्रिग्नोमेट्री। जहां ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है वैसी एक्सपेंशन को कैसे सॉल्व करते हैं और उसके कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एफ, ये इसकी डोमेन दी गई है फंक्शन की, डिफाइंड बाय दिस आर स्मॉल m, ये मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, ये मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्स वैल्यू है। देन द ऑर्डर पेयर m और n, स्मॉल n और कैपिटल M की वैल्यू पूछी जा रही है। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि ये जो f लिखा हुआ है f की वैल्यू निकालेंगे। f एक बड़ा अजीब सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इसमें जो अजीब चीजें हैं उनको कम करना चालू करते हैं। तो यहां साइन स्क्वायर थीटा है, यहां साइन स्क्वायर थीटा है, यहां साइन स्क्वायर थीटा है, यहां साइन स्क्वायर थीटा है। ये जो चीज होती है ये होती है कॉलम। तो हम लोग क्या करते हैं कि कॉलम टू के बदले कॉलम टू माइनस कॉलम वन कर देते हैं। अब जब कॉलम टू के बदले कॉलम वन माइनस कॉलम टू किया तो एफ थीटा कितना आया? ये प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि एफ थीटा कितना आया, माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 12, और जब इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां बचेगा -1 -1, 10 से 12 को सब्ट्रैक्ट किया तो -2 1 1 -2, ये आ गया। अब क्या करते हैं, अब हमने कहा फिर से से ज्यादा जीरो लाने की कोशिश होगी किसी भी रो या कॉलम में। तो फिर से हमने क्या करा कि कॉलम 3 के बदले कॉलम 3 प्लस कॉलम 2 कर दिया। तो एफ थीटा हमारा कितना बन गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 12 -1 -2 और 0 0 -4, ये हमारा एफ थीटा बन गया। राइट। अब हमें इसी एफ थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी जा रही है। तो सबसे पहले एफ थीटा को निकाल लेते हैं कि एफ थीटा आता कितना है, एक्सपेंड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक कॉलम में 2 जीरो आ चुके हैं, तो हम लोग इसी कॉलम के अबाउट इसको एक्सपेंड करेंगे, जिसमें इसका कोफिशिएंट तो 0 आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन 0 आ जाएगा, केवल इसकी वजह से आएगा। और इसकी वजह से कितना आएगा, -4 प्लस माइनस प्लस -4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, -4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जो बन जाएगा -4 कॉस 2 थीटा प्लस 4 कॉस 2 थीटा। क्यों? क्योंकि कॉस 2 थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एफ थीटा हमारे पास आ गया है 4 कॉस 2 थीटा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ गया एफ थीटा इक्वल टू 4 कॉस 2 थीटा, जिसमें जो थीटा था वो कहां से कहां तक था, π/4 से π/2 तक। तो 2 थीटा कहां से कहां तक होगा, π/2 से पाई तक। π/2 से पाई मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, तो cos 2 थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक होगा, -1 से 0 तक। तो 4 cos 2 थीटा ये कहां से कहां तक होगा,
-4 से 0 तक, यानी कि एफ थीटा की मिनिमम वैल्यू जो स्मॉल m है वो है -4, एफ थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो है कैपिटल M विच विल बी 0। अब चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है m, m बताओ। तो स्मॉल m, कैपिटल M क्या होगा? -4, 0। ऑप्शन डी। चेक करो, ऑप्शन डी यही है ना? ऑप्शन डी -4, 0, राइट। तो हमारा आंसर आ रहा है ऑप्शन डी। और ये जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, राइट। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, एक्सपेंशन विथ ट्रिग्नोमेट्री के साथ। कह रहा है एफ थीटा, ये लिखा हुआ है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन 2 थीटा। थीटा की वैल्यू यहां से यहां तक दी गई है, यानी कि ये डोमेन दिया गया है, और अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली आर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अगेन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो हमने कहा एक काम करते हैं, सबसे पहले इनको कम करते हैं। कम कैसे किया जाए? तो हमने कहा जरा ध्यान से देखो, हर रो के एलिमेंट का सम कितना आ रहा है? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन 2 थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन 2x। यानी क्या हो गया? एफ एक्स हमारा कितना आ जाएगा? कब? जब हमने क्या करा, कॉलम 1 के बदले कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 लिखा, तो हमारा एफ एक्स कितना आ गया? ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, यानी 2 प्लस साइन 2x, 2 प्लस साइन 2x, 2 प्लस साइन 2x, और क्या बचा? कॉस स्क्वायर x, 1 प्लस कॉस स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। इधर क्या बचा? साइन 2x साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x। ठीक है भाई, जरा ध्यान से देखो, फर्स्ट कॉलम में 2 प्लस साइन 2x कॉमन आ रहा है, तो 2 प्लस साइन 2x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? 1 1 1 कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर x, 1 प्लस कॉस स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। इधर साइन 2x साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x। ठीक है, एफ एक्स हमारा इतना आ गया, जिसमें 2 प्लस साइन 2x कॉमन आ रहा है, और रेस्ट 1 कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन 2x 1 प्लस साइन 2x। इसको और आगे देखते हैं, एक्सपेंड करते हैं कि होता क्या है ये। तो एफ एक्स हमारा कितना निकला? 2 प्लस साइन 2x इंटू 1 1 1 कॉस
स्क्वायर एक्स साइन 2x, पीछे से चेक कर लेते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन 2x साइन 2x। अब हमने क्या करा, fx इक्वल टू 2 प्लस साइन 2x 1 1 1 कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन 2x 1 प्लस साइन 2x, यहां तक आ गए। और एक्सपेंशन अभी इसका करते हैं, तो क्या करें, यहां पर रो 1 के बदले रो 1 माइनस रो 2 करते हैं और रो 2 के बदले रो 2 माइनस रो 3 करते हैं। तो यहां से fx कितना आ जाएगा, 2 प्लस साइन 2x, रो 1 से रो 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0 माइनस 1 0, रो 2 से रो 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0 1 और माइनस 1, 1 कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन 2x। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, तो इसको एक्सपेंड किसी के थ्रू, इसके थ्रू कर देते हैं, इस रो के थ्रू। तो 0 0 माइनस 1 इंटू ये 0 प्लस 1, चेक करो भाई, माइनस 1, ये कितना आ जाएगा, 2 प्लस साइन 2x माइनस टाइम्स माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1, यानी 2 प्लस साइन 2x। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ये हमारा fx आ गया है, ये हमारा fx आ गया, ठीक है, ये हमारा fx आ चुका है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया ये चेक कर लेते हैं। कह रहा है इसकी x की वैल्यू π/6 से π/3 तक है, तो f की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अल्फा और बीटा है। तो यहां पर ध्यान से देखते हैं कि x जो है वो कहां से कहां तक है, π/6 से π/3 तक है, ओपन की क्लोज्ड। तो 2x कहां से कहां तक होगा, π/3 से 2π/3। अब अगर 2x को t मान लिया जाए, 2x को t मान लें या थीटा मान लें, तो थीटा की वैल्यू है π/3 से 2π/3 और fx है ये, तो साइन 2 थीटा का कर्व कैसा होगा, साइन थीटा का, जीरो π/3 2π/3 पाई और ये वाली वैल्यू √3/2 और यहां π/2 पर वैल्यू 1, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू यहां से यहां तक जा रही है। तो इसका मतलब साइन 2x की वैल्यू √3/2 से लेकर के 1 तक आ रही है। तो 2 प्लस साइन 2x की वैल्यू 3 2 प्लस √3/2 तक जा रही है। क्वेश्चन में लिखा है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इज अल्फा इज मैक्सिमम एंड बीटा इज मिनिमम, यानी ये बराबर आ जाएगा बीटा और ये आ जाएगा अल्फा। तो अल्फा 3 है, बीटा इतना है। जल्दी से बताओ बीटा स्क्वायर कितना होगा, 4 + 3/4 माइनस नहीं प्लस
2 इंटू 2 2√3, और अंडर रूट ऑफ अल्फा क्या आ जाएगा, √3। यहां से बीटा स्क्वायर माइनस 2√3 इक्वल टू 19/4 आ रहा है, यानी बीटा स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ऑफ अल्फा इक्वल टू 19/4। देखो कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या, ऑप्शन ए, चेक करते हैं भाई, ऑप्शन ए। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द डिटरमिनेंट इंक्लूडिंग जीपी। जीपी को इंक्लूड करके कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन, और ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। जरा ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है नाइन्थ रूट ऑफ यूनिटी। नाइन्थ रूट ऑफ यूनिटी, इसका मतलब ए आर और कुछ नहीं है, ई की पावर आई 2πr अपॉन 9 है। और मान लिया लेट ई की पावर आई 2π/9 इक्वल टू अल्फा, तो ये अल्फा टू द पावर r है, और जहां ये मान लिया हमने, तो अब जो डिटरमिनेंट लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है, अल्फा की पावर 1, अल्फा की पावर 2, अल्फा की पावर 3, 4, 5, अल्फा टू द पावर 6, अल्फा टू द पावर 7, 8, अल्फा टू द पावर 9। फर्स्ट रो से अल्फा कॉमन आया, सेकंड से अल्फा स्क्वायर कॉमन आया, थर्ड से अल्फा क्यूब कॉमन आया। अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब, अंदर क्या बचा, 1 अल्फा क्यूब अल्फा की पावर 6, 1 अल्फा क्यूब अल्फा की पावर 6, 1 अल्फा क्यूब अल्फा की पावर 6, एंड दिस इज इक्वल टू 0। क्यों 0? क्योंकि किसी भी डिटर्मिनेंट के अगर एलिमेंट कांस्टेंट हो जाए तो वो बाहर आएगा, तो दोनों रोज और कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगी, और जब रोज और कॉलम आइडेंटिकल हो जाती हैं तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाती है। तो ये तो 0 आ गया। अब हमें 0 चेक करना है कहां आ रहा है, ये केवल ऑप्शन से चेक होगा। a की पावर 5 का मतलब अल्फा टू द पावर 5, ये तो 0 नहीं है। यहां चेक करते हैं, अल्फा की पावर 1 इंटू अल्फा की पावर 9 माइनस अल्फा की पावर 3 इंटू अल्फा की पावर 7, अल्फा की पावर 10 माइनस अल्फा की पावर 10 विच इज 0। हाँ, सी पार्ट सही है, तो आंसर विल बी सी। ठीक है भाई, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द डिटरमिनेंट इंक्लूडिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पर देखें इतना सारा लिखा हुआ है, तो हम लोगों ने क्या करा, एक काम करते हैं कि सबसे पहले रो 1 से रो 2 से रो 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, रो 2 के बदले रो 2 माइनस रो 1, और रो 3 के बदले रो 3 माइनस रो 2। तो क्या बन जाएगा, डेल्टा हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 2, 2x माइनस 3, 3x माइनस 4, और यहां इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया x माइनस 1, इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया x माइनस 1, x माइनस 1, और फिर इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या आ गया, x माइनस 2, 2x माइनस 4, 6x माइनस 12। ठीक है भाई, यहां पर जरा ध्यान से देखो, x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, तो यहां से x माइनस 1 कॉमन आया, x माइनस 2 कॉमन आया, और अंदर क्या बचा,
x minus 2, 2x minus 3, 3x minus 4, 1, 1, 1, 1, 2, 6। अब इसको चाहे तो एक्सपेंड कर सकते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट पेज पर एक्सपेंशन क्या आता है। यहां पर ही एक्सपेंशन करते हैं, देखते हैं। x माइनस 1, x माइनस 2 इंटू x माइनस 2, 6 माइनस 2 4, माइनस 2x माइनस 3, 6 माइनस 1 5, प्लस 3x माइनस 4, 2 माइनस 1 1। यानी ये कितना बन गया? डेल्टा इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 4x माइनस 8 माइनस 10x प्लस 15 प्लस 3x माइनस 4। यानी कितना बना यहां से? 4x, 3x 7x माइनस 3x 12 प्लस 3, x माइनस 1, x माइनस 2 माइनस 3x प्लस 3। यानी यहां से हमारे पास डेल्टा कितना आया? माइनस टाइम्स 3x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2, यानी माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इंटू एक्स माइनस 2, माइनस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4। मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया? माइनस 3x क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर x b प्लस सी कहाँ है? x का और टर्म कौन कौन सा होगा? x इंटू 1, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, 1 इंटू एक्स माइनस 2, 2x माइनस 4x प्लस 4x। तो यह आ गया 5x माइनस 3 यानी माइनस 15x प्लस 6। तो यहां से b आ गया माइनस 12, c आ गया माइनस 15। b आ गया माइनस 12 और c आ गया माइनस 15। तो हमसे पूछ रहा है b प्लस c की वैल्यू बताओ। तो b इज 12 माइनस 15 विच इज माइनस 3। आंसर विल बी 3 पार्ट। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। लेट p प्लस 2 बी द प्राइम नंबर्स एंड डेल्टा इज दिस। अब जरा ध्यान से देखो, पहली वाली रो से फैक्टोरियल p, दूसरे वाले से फैक्टोरियल p प्लस 1, तीसरे वाले से फैक्टोरियल p प्लस 2 अगर कॉमन ले लिया जाए तो डेल्टा कितना आएगा? p फैक्टोरियल इंटू p प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू p प्लस 2 फैक्टोरियल इंटू
1 p+1 p+1 इंटू p+2 1 p+2 p+2 इंटू p+3 1 p+3 p+3 इंटू p+4। ठीक है भाई, इसको एक्सपेंड करते हैं। p फैक्टोरियल p+1 फैक्टोरियल p+2 फैक्टोरियल इंटू p+2 इंटू p+3 इंटू p+4 माइनस p+2 इंटू p+3 इंटू p+3 माइनस p+1 इंटू p+3 इंटू p+4 p+1 p+3 p+4 प्लस p+1 p+3 p+2 प्लस p+1 p+2 p+3 माइनस p+1 p+2 इंटू p+2। ये आ गया। ये कितना बना? p फैक्टोरियल इंटू p+1 फैक्टोरियल इंटू p+2 फैक्टोरियल। p+2 p+3 कॉमन लिया तो p+2 इंटू p+3 अंदर p+4 माइनस p+3 यानी 1 बचा। p+1 p+3 p+3 कॉमन लिया तो -2 टाइम्स p+1 p+3 प्लस p+1 p+2 कॉमन लिया तो अंदर फिर से 1 बचा p+1 p+2। चेक करो भाई, ये नॉर्मल एक्सपेंशन है, कहीं पर भी हम लोग कुछ और काम नहीं कर रहे। ये कितना आया? p फैक्टोरियल इंटू p+1 फैक्टोरियल इंटू p+2 फैक्टोरियल इंटू p² प्लस 5p प्लस 6 माइनस 2p² माइनस 8p माइनस 6 प्लस p² प्लस 3p प्लस 2 p² 2p² गया, 5p 3p 8p गया, 6 और 6 गया, बचा 2। यानी हमारे पास जो डेल्टा आया वो कितना आ गया? यहीं पर ही फाइनली लिख लेते हैं 2 इंटू p फैक्टोरियल p+1 फैक्टोरियल इंटू p+2 फैक्टोरियल। अब उसने बोला है कि देन द सम ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा क्या है? जहां p से डिवाइड करते हैं, तो जरा ध्यान से देखो, फैक्टोरियल p से डिवाइड होगा, फैक्टोरियल p+1 p से डिवाइड होगा, फैक्टोरियल p+2 p से डिवाइड होगा, तो यानी ओवरऑल अल्फा 3 आ जाएगा। और p+2 की पावर बीटा, यहां पर p+2 से केवल एक आ रहा है, ये बीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अल्फा 3 बीटा 1। तो पूछ रहा है क्या? इज डिवाइडेड बाय डेल्टा, देन द सम ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, सम कितना आएगा? 4। आंसर विल बी 4। Problem based on Cramer's rule part 1 where system of the linear equation has inconsistent solution। inconsistent solution का मतलब क्या हुआ? वहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होगा। और इनकंसिस्टेंसी की कंडीशन क्या क्या होती हैं? d 0 हो, dx dy dz एनी
नॉन जीरो हो तो इनकंसिस्टेंट बन जाता है, ठीक है ना भाई। एनी नॉन जीरो हो, या इसको दूसरे तरीके से अगर हम लोग ट्रिक्स की बात करें तो x और y और z फॉर एनी वैल्यू ऑफ x y z b इंटू जेड इक्वल टू सी में b इक्वल टू जीरो हो जाए या c इक्वल टू जीरो और b इक्वल टू जीरो हो जाए। अभी हम इस चीज का यूज आगे देखेंगे। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये एक लीनियर इक्वेशन दी गई है, कह रहा है इसके कितने सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, इनकंसिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे, क्या होंगे। तो हमने कहा सबसे पहले किसी भी लीनियर इक्वेशंस में डेल्टा निकाला जाता है, तो सबसे पहले इसका डेल्टा निकालते हैं। डेल्टा इज व्हाट, 1 1 1 2 3 2 2 3 a स्क्वायर माइनस 1, कितना आया भाई, 3a स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6 माइनस 1 इंटू 2a स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 प्लस 1 इंटू 6 माइनस 6। ठीक है ना भाई, ये कितना आया, 3a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 9 प्लस 6 माइनस 3, यानी ये जीरो कब होगा, जब a बराबर प्लस माइनस √3 हो जाए। a बराबर प्लस माइनस √3 अगर आ जाए। हमने कहा एक बात बताओ, अगर a बराबर प्लस माइनस √3 रखा तो a स्क्वायर बराबर तो 3 रख दोगे, a स्क्वायर बराबर अगर 3 रख दोगे तो ये तो कट कर 2 हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये प्लेन है 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 5, और ये प्लेन कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू √3 या प्लस √3 माइनस √3 प्लस 1। दोनों प्लेन पैरेलल हो जाएंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग प्लेन हो जाएंगे, यानी कि सॉल्यूशन कितने मिलेंगे, इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि नॉन इंटरसेक्टिंग प्लेन है, कहीं पर भी ये दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे नहीं। तो इज इनकंसिस्टेंट व्हेन मॉड ऑफ ए इक्वल टू √3। पार्ट बी चेक करो भाई, इसका आंसर पार्ट बी। देखो कितनी जल्दी से आंसर आ गया इसका, ठीक है ना। If the system of equation this has a solution, then xy line on the straight line whose equation is। अब यहां पर थोड़ी सी चालाकी लानी है। उसने xy लाइन के बारे में बात करी, उसने बोल दिया है कि सॉल्यूशन आ रहा है इसका। इसका मतलब हमें इन तीन इक्वेशन से किसी तरीके से z को एलिमिनेट करना है। हमने कहा जरा ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अगर इसको मान लें तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कितना आ जाएगा, 4x माइनस 3y इक्वल टू 4, 4x माइनस 3y इक्वल टू 4, 4x माइनस 3y इक्वल टू 4, 4x माइनस 3y इक्वल टू 4। देखो कितनी जल्दी से आंसर आ रहे हैं, और जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन ये, आंसर इज सी। ये लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है और वो कह रहा है इनकंसिस्टेंट है। अगर इनकंसिस्टेंट है तो यहां पर इसका जो डेल्टा होगा, डेल्टा कितना होगा, 2 माइनस 4 लैम्डा 1 लैम्डा माइनस 6 माइनस 10 1 4 इक्वल टू 0। यहां से कितना आया, 2 इंटू माइनस 24 प्लस 10 प्लस 4 इंटू 4 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा इंटू माइनस 10 प्लस 6 लैम्डा
इक्वल टू 0। कितना बन गया? 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा माइनस 14 लैम्डा 16, और यहां से -14 इंटू 2 -28 प्लस 16, -28 प्लस 16 इज -12 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करो, 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। यानी यहां से क्या आ गया? 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। 3 लैम्डा कॉमन, लैम्डा माइनस 3 प्लस 2 कॉमन, लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। लैम्डा इक्वल टू -2/3, लैम्डा इक्वल टू 3। ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब वो क्या कह रहा है कि इज इनकंसिस्टेंट एग्जैक्टली वन नेगेटिव वैल्यू ऑफ लैम्डा, यानी क्या लैम्डा इक्वल टू -2/3 पर ऐसा हो रहा है, या एवरी वैल्यू के लिए हो रहा है, या एग्जैक्टली 2 वैल्यूज के लिए हो रहा है, या एग्जैक्टली 1 पॉजिटिव के लिए हो रहा है। तो हमने कहा चेक करते हैं, अगर लैम्डा इक्वल टू 3 लिख दिया जाए तो क्या होगा। तो यहां से इतना करने से बेटर है कि हम dx ही निकाल लें। dx कितना आएगा? 1 2 3 -4 -6 -10 लैम्डा 1 4 कितना आया? -24 प्लस 10 प्लस 4 इंटू 8 -3 प्लस लैम्डा इंटू -20 प्लस 18 -14 प्लस 20 प्लस लैम्डा इंटू -2, यानी कि -2 लैम्डा -3। अब इनकंसिस्टेंट होने के लिए ये 0 हो, d 0 हो, लेकिन dx नॉन जीरो होना चाहिए, यानी कि लैम्डा इक्वल टू 3 पर कहानी गड़बड़ा जाएगी, यानी लैम्डा इक्वल टू 3 नहीं होगा। तो एग्जैक्टली 1 नेगेटिव वैल्यू ऑफ लैम्डा। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस इज इनकंसिस्टेंट। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो। हमने कहा एक काम करते हैं, इन दोनों को जरा ऐड करो। अब ये शॉर्टकट है, इन दोनों को ऐड करो तो ये कितना आएगा? 3x माइनस 2y माइनस 3z इक्वल टू 6 प्लस 5m। इनकंसिस्टेंट होने के लिए क्या होना पड़ेगा? इनकंसिस्टेंट होने के लिए इधर वाला पार्ट इधर वाले के बराबर हो जाए और इधर वाला इधर वाले के बराबर ना हो, यानी कि k इक्वल टू 3 हो जाए और m 5m किसके बराबर ना हो? 10 के बराबर ना हो, यानी m 5m किसके बराबर ना हो? 3x माइनस 2y माइनस 3z, 3x माइनस 2y माइनस 3z। 5m किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 10 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहां से इन दोनों को ऐड किया, 2x 3x आया, इन दोनों को ऐड किया तो माइनस 2y आया, इन दोनों को ऐड किया तो फिर से सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये दिया है इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कब बनेगी? हमने कहा सबसे पहले तो d 0 होना चाहिए और फिर उसके बाद बात करते हैं। तो हमने कहा चलो d 0 करते हैं। अगर d 0 होगा तो क्या होगा? 3 माइनस 2 माइनस k 2 माइनस 4 माइनस 2 1 2 माइनस 1, ये 0 होना चाहिए, यानी 3 इंटू 4 प्लस 4 प्लस 2 इंटू
-2 + 2 - k इंटू 4 + 4 = 0। यहां से कितना आया? 24 + 0 - 8k = 0, यानी k = आ गया 3। k = अगर 3 आया तो जरा ध्यान से देखो, यहां पर वैल्यू आ गई 3। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो तो कितना आ रहा है? 3x - 2y - 3z = 5m + 6, यानी कि 5m + 6 10 नहीं होना चाहिए। 5m + 6 10 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 10 हो गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो यहां से m 4/5 नहीं होना चाहिए, तो आंसर विल बी 4। डी पार्ट 4। k 3 होना चाहिए और m 4/5 नहीं होना चाहिए। Problem based on Cramer's rule, part 1, when system of equation has unique solution। अब यहां पर यूनिक सॉल्यूशन आना है, इसका मतलब d 0 नहीं होना चाहिए। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए d ≠ 0 होना चाहिए। सही है ना भाई? अब अगर d ≠ 0 होना चाहिए तो इक्वेशन में 1 1 अल्फा 3 1 1 1 0 2 should not be equal to 0, यानी 1 × 2 - 0 -1 × 6 - 1 प्लस अल्फा × 0 - 1 इज नॉट इक्वल टू 0। यहां से क्या आया? 2 - 5 - अल्फा इज इक्वल टू 0, यानी अल्फा इज नॉट इक्वल टू -3। अल्फा -3 नहीं होना चाहिए। और वो कह रहा है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशंस भी हमको पता हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन है, d ≠ 0 है, यानी अल्फा -3 नहीं है, तब ये वाले पॉइंट कोलिनियर हैं। देन द सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा। बाप रे! अब यहां से इक्वेशंस निकाली कैसे जाए? यहां से लिखा हुआ है x = 2z + 1। तो हमने कहा अब यहां से अपना ट्रिक काम होना चालू हो जाती है। क्या आया? x = 1 - 2z। ये वाली चीज उठा करके यहां लगाई तो क्या आ गया? 3 - 6z + y + z = 4, यानी कि y = 5z + 1। x ये आया, y ये आया, तो x और y की वैल्यू ऊपर रख दी तो कितना आया? 1 - 2z + 5z + 1 प्लस अल्फा × 5z अल्फा × z = 2। यहां से कितना आ रहा है? 2 से 2 गया, अरे वाह। z × अल्फा + 3 = 0। अल्फा -3 नहीं होना चाहिए, तो z कितना आ गया? 0। अगर z 0 आया तो x कितना आया? 1, तो y कितना आया? 1। z 0 x 1 y 1, यानी पॉइंट क्या दिए हुए हैं हमको? अल्फा 1 अल्फा 1 1 अल्फा (1, -1).
कॉमा 1 कॉमा -1 कोलीनियर हैं। कोलीनियर का मतलब इनसे जो बनने वाला एरिया है वो 0 है। अल्फा 1 0 1 अल्फा 1 1 1 अल्फा -1 1 अल्फा 1 1 -1 1 विल बी इक्वल टू 0, यानी अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 -1 इंटू 1 -1 प्लस 1 इंटू -1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, यानी कितना आया? अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -0 -1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। ये और ये कट गया, अल्फा इक्वल टू +-1। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि द सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ऑल पॉसिबल ऑफ अल्फा। अल्फा 1 और -1 आया तो एब्सोल्यूट वैल्यू 1 और 1 होगी और इन दोनों का सम विल बी 2। आंसर विल बी 2। सी पार्ट या 3 पार्ट? सी पार्ट या 3 पार्ट? ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑर्डर पेयर अल्फा बीटा फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन ला रही है, तो वो कह रहा है कि बताओ अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी। यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा? जब d नॉट इक्वल टू 0 होगा। यानी क्या आया? 1 प्लस अल्फा बीटा 1 अल्फा 1 प्लस बीटा 1 अल्फा बीटा 2 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी 1 प्लस अल्फा इंटू 2 प्लस 2 बीटा माइनस बीटा इंटू 2 अल्फा माइनस अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा इज नॉट इक्वल टू 0, हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा कितना आया? 1 प्लस अल्फा इंटू 2 प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करो, 2 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0। अल्फा बीटा कट गया, अल्फा प्लस बीटा is not equal to -2, is not equal to 0, is not equal to 0, is not equal to -2। अल्फा और बीटा का सम -2 नहीं होना चाहिए। यहाँ -2 आ रहा है यानी ये सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ -2 आ रहा है यानी ये सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ -2 आ रहा है यानी ये सॉल्यूशन नहीं है। आंसर विल बी दिस, आंसर विल बी सी पार्ट। राइट? देख रहे हो कितना आसान सवाल है। ये आज हमारा पार्ट 1 था जिसमें हमने वैल्यू और एक्सपेंशन ऑफ विथ ट्रिग्नोमेट्री, वैल्यू एंड एक्सपेंशन विथ जीपी, वैल्यू एंड एक्सपेंशन विद एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्रैमर्स रूल 1 में इक्वेशन विद इनकंसिस्टेंसी, क्रैमर्स रूल 1 में इक्वेशन विद यूनिक सॉल्यूशन, आज ये पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्रैमर्स रूल में लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन और होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आज का ज्ञान ऑफ द डे कि जीवन में अगर सफल होना है तो इन 5 बातों को हमेशा याद रखना कि नंबर 1 मुझसे नहीं होगा, नंबर 2 लोग क्या कहेंगे, नंबर 3 मेरा मूड नहीं है आज, नंबर 4 मेरी किस्मत ही खराब थी, नंबर 5 मेरे पास समय नहीं है। हमारे पास हमेशा प्रॉपर समय होता है। हमारा मूड अगर पढ़ने का होता है तो हम पढ़ते हैं, और लोग क्या कहते हैं इसकी हमको तो ना शुरू से कभी फिक्र रहती है ना रहेगी।
और मेरी किस्मत खराब है। किस्मत हमेशा ही हम लिखते हैं। नर का समस्त साधन जय का अपनी बाहों में रहता है। ऑल द बेस्ट।